मित्रों नमो नमः। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार आज हम लोग नायक नायिका के भेद और उपभेद को क्रमशः संक्षिप्त रूप में समझेंगे। किस प्रकार से नायक के 48 भेद और नायिका के 384 भेद करते हैं, इसकी रूपरेखा को देखेंगे। क्योंकि आप लोगों की परीक्षा भी नज़दीक आ चुकी है, इसलिए अत्यंत संक्षिप्त रूप में ही देखेंगे और इससे मित्रों एक दो प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, नायक के लिए सर्वप्रथम यह जो है आचार्य विश्वनाथ जी तृतीय परिच्छेद में अपने जब रस की व्याख्या करते हैं तो उसमें नायक और नायिका के भेद उपभेद की भी चर्चा किए हैं। तो देखिए, नायक के जब भेद करते हैं तो नायक के सर्वप्रथम यह धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत 4 भेद करते हैं। 4 भेद में जो पहला भेद है मित्रों धीरोदात्त है। या धीरोदात्त किसको कहते हैं? कहते अभिकथनः क्षमावान अति गंभीरो महासत्वः। जो क्षमावान होता है, अत्यंत गंभीर होता है, अभिकथन जो अपने से अपनी कभी प्रशंसा नहीं करता है, वह धीरोदात्त होता है। जैसे राम, युधिष्ठिर, जीमूतवाहन जो आपको नागानंद में मिलता है ना, वह जीमूतवाहन, दुष्यंत, नल, चंद्रापीड़, यह सब जो है धीरोदात्त कोटि के अंतर्गत नायक आते हैं। इसमें से मित्रों अक्सर करके परीक्षा में पूछता है, इसलिए हमें यह याद कर लेना होगा। और फिर कहते हैं धीरोधत्त। धीरोधत्त किसको कहते हैं? तो जो धीरोधत्त होता है अपनी आत्मश्लाघा करता है, अपनी से प्रशंसा करता है, बात बात पर क्रोधित हो जाता है, उग्र हो जाता है, ऐसे को हम धीरोधत्त कहते हैं। और यह देखिए इसका भीमसेन नाम मिलता है। इसमें भीमसेन हमारे साहित्य दर्पण में दिए हुए हैं, यथा भीमसेनः। और ये जो जामदग्नि है मित्रों, ये 10 रूपककार अपने उदाहरण में देते हैं। तो कोई बात नहीं, परीक्षा में जब भी पूछता है तो हो सकता है यह भी पूछ दे। जैसे साहित्य दर्पण में सिर्फ राम और युधिष्ठिर को दिए हैं, लेकिन यह जीमूतवाहन जो है यह 10 रूपककार लिखते हैं, यथा जीमूतवाहन। तो जब भी पूछता है तो ऐसे ही किताबों से उठा करके पूछता है, इसलिए हम लोग दोनों पर दृष्टि डालेंगे। अब धीर ललित को समझते हैं। धीर ललित देखिए उसको कहते हैं, धीर ललित जो नायक होता है वह यह एक कला अभिप्राय में यह कला में मस्त रहता है और इसको नृत्य आदि कलाओं से बहुत ही प्रेम रहता है। इसको राज्य की उतनी चिंता नहीं रहती है, इसलिए अच्छा इसका जो उदाहरण है, इसका जो उदयन है, जो आप लोगों को रत्नावली नाटिका के अंतर्गत उदयन आता है वह है। यक्ष है, जो मेघदूतम का यक्ष है वह भी आता है। इसको कहा ही गया है मित्रों, निश्चिंतो मृदुर निशम कलापरो धीर ललितः स्यात्, इसको कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग धीर प्रशांत में चलते हैं। धीर प्रशांत किसको कहते हैं? कह रहे हैं जो सामान्य गुणों से, जिसके अंदर खूब अत्यधिक सामान्य गुण भरा हुआ हो और जिसके अंदर त्याग की भावना हो, उसको हम धीर प्रशांत, ऐसे नायक को हम धीर प्रशांत की कोटि में रखते हैं। जैसे चारुदत्त है ना, मृच्छकटिकम का चारुदत्त, और मालती माधव नाटक का जो है माधव है ना, यह मालती माधव का माधव चारुदत्त। और यह देखिए, यह कोई क्षत्रिय नहीं होना चाहिए, इसको या तो वर्ण जो है कि वणिक यानी कि बनिया या फिर मंत्री इत्यादि होना चाहिए, है ना। यह जो है धीर प्रशांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो यह 4 प्रकार के नायक हो गए। अब इन नायकों को देखिए 4 भागों में हम प्रत्येक को बांटते हैं। यह प्रत्येक को 4-4 भागों में बांटते हैं। दक्षिण पहला, अब देखिए 4 हो गया। पहला हो गया दक्षिण, दूसरा हो गया धृष्ट, तीसरा हो गया शठ, चौथा हो गया अनुकूल। ठीक, तो यह इस प्रकार से प्रत्येक के, यानी जो धीरोदात्त नायक होगा वह भी दक्षिण, शठ, धृष्ट, अनुकूल होगा, और जो धीरोधत्त होगा यह भी
जो है कि आपको यह भी दक्षिण साठ देश दृष्ट अनुकूल होगा, यह भी यही होगा और यह भी चारों यही होंगे। तो इस प्रकार से जब चारों के जब 4-4 होंगे तो यह टोटल कितने हो जाएंगे, 4 चौका 16 है ना, 4 गुणते 4 कितने हो जाएंगे नायक के भेद 16। ठीक, तो प्रथम 4 करके चारों में 4-4 भेद करके यह 16 कर देते हैं। अब इन 16 के बाद जो है यह क्या करते हैं कि 16 के मध्यम उत्तम मध्यम अधम 3 भेद करते हैं ना, मध्यम उत्तम अधम। तो जब 16 गुणते जब 3 कर देते हैं तो कितने नायक टोटल हो जाते हैं, 48 है ना। यहाँ पर मध्यम पहले उत्तम कर लेते हैं, उत्तम नायक, फिर मध्यम नायक, फिर कहते हैं अधम नायक, है ना। यह 16 के यह 3 भेद हो जाएंगे तो 16 तिया 48। तो यह नायक के टोटल भेद जो करते हैं वो 48, लेकिन 10 रूपककार मित्रों वह सिर्फ नायक के 16 भेद करके ही छोड़ दिए हैं, इसके आगे उन्होंने भेद नहीं किया है। तो कभी कभी 10 रूपककार के अनुसार भी पूछ लेता है, यह भी देखना है, और कभी हमको यह विश्वनाथ जी के अनुसार तो पूछता है ये नायक के कुल कितने भेद हैं, 48। आगे बातें समझ में मित्रों ये। अब हम नायक के जो सहायक होते हैं उनको देख लेते हैं, फिर नायिका के भेद और उपभेद को भी समझेंगे। मित्रों अब हम लोग नायक के सहायक पर चर्चा करते हैं कि जो नायकों के सहायक भी कौन कौन से हुआ करते हैं। तो देखिए श्रृंगारी नायक के जो सहायक होते हैं विट, चेट और विदूषक हुआ करते हैं। ठीक, अब विट किसको कहते हैं, आप लोग जानते हैं कि विट जो होता है वह जुआरी होता है, जुए में अपना सब धन हार चुका होता है, लेकिन यह स्वामी भक्त होता है, ईमानदार होता है, सच्चरित्र होता है, उसको हम विट कहते हैं। चेट भी आप लोग जानते ही हैं, विदूषक भी आप लोग जानते ही हैं, जो हंसी मजाक करता है, नायक का मित्र होता है, यह श्रृंगारी नायक के सहायक होते हैं। अच्छा मित्रों इसमें एक प्रश्न और है कि नायक के जो सहनायक होते हैं, यह परीक्षा में पूछ चुका है, अभी ध्यान आया हमको, सहनायक है ना, सहनायक को क्या कहते हैं। एक परीक्षा का सहनायक भी होता है जिसको कि हम पीठ मर्द कहते हैं, है ना। यह बातें याद रखिएगा कि सहनायक को पीठ मर्द कहते हैं, यह साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ जी ने बताया है। तो इस प्रश्न को एक बार प्रवक्ता में पूछा भी है कि सहनायक को क्या कहते हैं, पीठ मर्द कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, और यह श्रृंगारी नायक के सहायक हो गए। अब नायक के जो अर्थ सहायक होते हैं वह कौन होते हैं, मंत्री। मित्रों इसमें से भी प्रश्न पूछता है, विगत परीक्षाओं में पूछा भी है। ठीक, ये श्रृंगारी नायक के सहायक में यह दिया था, यह प्रश्न पूछा था, इसलिए से याद रखिए नायक के अर्थ सहायक कौन है, मंत्री। और नायक के अंतःपुर के सहायक कौन होते हैं यह भी जानिए, यह भी प्रश्न पूछ चुका है। ऑप्शन दे करके 4 निम्न में से कौन नायक के अंतःपुर के सहायक होते हैं। जैसे ऑप्शन दे दिया विट, चेट, विदूषक, वामन। ठीक, तो इसमें वामन होगा जो अंतःपुर में रहा करते हैं। वामन का मतलब होता है बौने, जो कि अंतःपुर में रह के घुमा करते हैं। षंड का मतलब होता है जनखे। किरात जो नीच जाति के होते हैं वह भी अंतःपुर में इनके रहा करते हैं। म्लेच्छ जो जंगली होते हैं। आभीर, अहीर, शकार जो अधिकतर राजा का नायक का शाला हुआ करता वह भी अंतःपुर में घूमता है। और एक कुब्ज जो कुबड़े इत्यादि होते हैं, यह सब नायक के अंतःपुर में रहा करते हैं। किसी नाटक में, काव्य में यह सब रहते हैं। जरूरी नहीं है कि एक नाटक में सब हो, 1-2 हो सकते हैं। अब नायक के जो धर्म सहायक होते हैं वह कौन कौन होते हैं मित्रों, तो देखिए यज्ञिक होते हैं, पुरोहित होते हैं, वेदवित्त होते हैं, तपस्वी। यह लोग धर्म की सहायता करते हैं, जब भी धर्म संकट में नायक फंसता है तब उनकी सहायता करते हैं ये लोग। फिर नायक के दूत कौन कौन से होते हैं मित्रों, 3 प्रकार के नायक के दूतों की चर्चा यह साहित्य दर्पणकार किए हैं। पहला निसृष्टार्थ, दूसरा मितार्थ, तीसरा संदेशहर। इसमें तीनों का मित्रों लक्षण यह है कि निसृष्टार्थ जो है नायक
यह ऐसा उसका दूत होता है नायक का, जो कि अपने संदेश तो कहता ही कहता है नायक का, और प्लस अपने भी समझ में जो आता है वह कह करके किसी प्रकार से काम को बनाने की कोशिश करता है, सफल करने की कोशिश करता है। और जो मितार्थ होता है, यह दूत ऐसा होता है कि वह जाता है तो मतलब 100% वह कार्य को संपन्न करके ही आता है। जिस कार्य के लिए उसको नायक भेजता है उस कार्य को पूरा करके आता है। और जो संदेश हारक नायक होता है मित्रों, यह वह नायक होता है जो जाएगा सिर्फ और सिर्फ अपने नायक की, जो अपने स्वामी है, उनकी बातों को वहाँ पर रख करके फिर वह पुनः आ जाता है, अपने से यह कुछ कहता सुनता नहीं है। तो इस प्रकार से मित्रों यह हमारे नायक के सहायक हो गए। अब हम लोग नायिका के भेद और उपभेद पर चलते हैं। पहले मैं चार्ट बना लेता हूँ। अब मित्रों हम लोग साहित्य दर्पणकार के अनुसार ही नायिका के भेद को समझते हैं। तो नायिका के यह सर्वप्रथम 3 भेद करते हैं: स्वकीया, परकीया और सामान्य। स्वकीया मित्रों उसको कहते हैं जो प्रेम करती हो, जो विवाहित हो चुकी हो और अपने पति से प्रेम करती हो, अर्थात अपनी जो हो चुकी हो, उसको हम स्वकीया नायिका कहते हैं। परकीया नायिका किसको कहते हैं? जो प्रेम तो करती हो लेकिन विवाह नहीं हुआ हो। जब विवाह हुआ ही नहीं तो अपनी कैसी, वह कौन होती है? पराई, अर्थात परकीया। और सामान्य तो हम उसको कहते हैं जो वेश्या होती है। ठीक, अब इन 3 नायिकाओं को भेद करने के बाद स्वकीया के उपभेद करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर परकीया और सामान्य को भी छोड़ देते हैं। अब जब स्वकीया के उपभेद करते हैं तो इसके 3 भेद करते हैं: मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। आइए थोड़ा पहले इसके बारे में जान लेते हैं। मुग्धा मित्रों वह नायिका होती है जिसके अंदर अभी प्रथम बार यौवन उभार कर रहा हो, जो रति क्रीड़ा में हिचकती हो, रति लीला में हिचकती हो, लज्जा करती हो, लज्जावश अपने नायक से वह प्रेम प्रकट नहीं कर पाती हो, उसको मुग्धा नायिका कहते हैं। मध्या नायिका जो मुग्धा की अवस्था से थोड़ी सी जो बड़ी होती हो, जिसके अंदर यौवन इसकी अपेक्षा ज्यादा आ चुका हो, जो रति क्रीड़ा में उतनी नहीं हिचकती जितनी मुग्धा हिचका करती है, यह उतनी लज्जा भी नहीं करती जितनी मुग्धा लज्जा करती है। अर्थात लज्जा तो करती है लेकिन उतनी नहीं करती जितनी मुग्धा करती है। और जो प्रगल्भा नायिका मित्रों, यह पूर्ण रूप से यौवन हो चुकी होती है। इसके अंदर सभी रति क्रीड़ा, ललाओं और ये कलाओं का विकास हो चुका रहता है। यह जो है रति क्रीड़ा में हिचकती नहीं है, लज्जा नहीं करती है, लज्जा इसका सब समाप्त हो चुका रहता है, उसको हम प्रगल्भा नायिका कहते हैं। अब मित्रों इस यहाँ पर मुग्धा को भी छोड़ देते हैं। अब इन दोनों के 3 भेद करते हैं, है ना। आइए हम लोग अब इसके 3 भेद कर लेते हैं। पहला कर देते हैं यह धीरा, दूसरा करते हैं अधीरा, और तीसरा करते हैं धीरा धीरा, यानी कि धीरा और अधीरा का मिक्स, धीरा धीरा। फिर प्रगल्भा के भी उसी प्रकार से 3 भेद कर देते हैं: धीरा, अधीरा और धीरा धीरा, है ना। अब इस प्रकार से मित्रों 1 2 3 यहाँ पर हो गए, फिर ये चौथा, 5वां और 6वां, 6 भेद हो गए, है ना। अब आओ पहले हम लोग इसको धीरा और अधीरा, धीरा धीरा को समझ लेते हैं। मित्रों जो मध्या नायिका होती है, जो धीरा होती है, वह जो है कि अपने पति को थोड़ा बहुत क्रोध करती है, खरी खोटी सुना करके अपना थोड़ा सा गुस्सा निकालती है। और जो अधीरा होती है वह खरी खोटी के साथ साथ रोध होकर के अपने पति के ऊपर अपना क्रोध व्यक्त किया करती है। और जो धीरा अधीरा है, यह जो है कि अपने पति को कर्कश वचन बोल करके उनको पीड़ा पहुंचाया करती है, अपने नायक को, अपने पति को। और मित्रों जो प्रगल्भा में है, जो धीरा नायिका होती है, वह जो है कि जब क्रोध में होती है तो वह उससे बनावटी प्रेम करती है, बनावटी हंसी हंसेगी, अंदर आत्मा से नहीं हंसती, हृदय से नहीं हंसती,
बनावटी हंसी हंसती है और दिखावटी प्रेम करती है। और जो अधीरा नायिका होती है यह उसको खरी खोटी और ताने सुनाया करती है, ताना मारती है, ताना मार करके अपना क्रोध को व्यक्त करती है। और मित्रों जो धीरा धीरा नायिका होती है यह तो खरी खोटी सुनाती है, ताने भी देती है, आवश्यकता पड़ने पर दो चार घूसा लात घूसा चला भी देती है, मार भी देती है, अपने नायक के साथ मारपीट भी कर लेती है। ऐसी नायिका को हम प्रगल्भा धीरा धीरा नायिका कहते हैं। ठीक इस प्रकार से 6 कोटि की नायिकाएं यहाँ पर अब कर देते हैं। अब इन 6 को भी फिर यह ज्येष्ठा कनिष्ठा के 2 भेद कर देते हैं, है ना। अब यहाँ के भी 2 भेद कर देंगे, एक हो जाएगी ज्येष्ठ और एक हो जाएगी कनिष्ठ, है ना। इस प्रकार से सब में ज्येष्ठ कनिष्ठ ज्येष्ठ कनिष्ठ ज्येष्ठ कनिष्ठ कर देंगे तो 6 दूना कितने हो जाएंगे मित्रों? 12। 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। यानी स्वकीय नायिका के कुल भेद कितने हो गए? 12 भेद हो गए, है ना। अब अच्छा, यह स्वकीय नायिका के 12 भेद मित्रों यह 10 रूपक कार भी स्वीकार करते हैं, है ना। तो अगर 10 रूपक कार के अनुसार आ जाए तो उसको भी लिख आप लोग याद कर लीजिएगा। और साहित्य दर्पण कार में स्वकीय नायिका के टोटल 12 भेद हो जाते हैं। ठीक, अब यह 12 भेद कर लेने के बाद यहाँ पर नहीं मित्रों, यहाँ पर एक यह तो टोटल 12 हुआ, लेकिन क्षमा कीजिएगा इसको, यह 12 नहीं, एक मुग्धा भी है ना। एक मुग्धा यहाँ पर छूटा हुआ है क्योंकि यहाँ पर मध्या प्रगल्भा लेकर के यह 12 हुई। जब हम मुग्धा को ले लेंगे तो 12 + 1 = 13 भेद हो जाते हैं। स्वकीय नायिका के 12 नहीं तो 13 भेद होंगे। थोड़ी सी भूल हो गई यहाँ पर मुझसे, यह 13 भेद होंगे और 10 रूपक कार भी 13 भेद ही स्वीकार करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर 13 भेद कर लेने के बाद स्वकीय के अब परकीया पर चलते हैं। तो परकीया का 10 साहित्य दर्पण कार ने 2 भेद किया है ना। परकीया के 2 भेद करते हैं। एक तो यह भेद करते हैं कन्या, है ना, पहला क्या कर दिए? कन्या। और दूसरा क्या कर देते हैं? परोढ़ा। कन्या अर्थात ऐसी स्त्री जो अविवाहित हो और किसी नायक से प्रेम करती हो वह कन्या नायिका होती है, वह कन्या नायिका होती है ना। और ऐसी स्त्री जो परोढ़ा यानी जो दूसरे से विवाहित हो और फिर किसी दूसरे से प्रेम करती हो, ऐसी नायिका को हम परोढ़ा नायिका कहते हैं। जैसे कि मालती है ना, तो वह परोढ़ा नायिका है। ठीक, तो यह 2 भेद कर देते हैं परकीया के। परकीया का मतलब भाई कन्या का मतलब सीधे सीधे समझिए अविवाहित, और परोढ़ा का मतलब विवाहित। अगर अविवाहित कन्या अगर अविवाहित स्त्री किसी से प्रेम करती है तो वह कन्या हो गई, और अगर विवाहित स्त्री किसी से प्रेम करती है तो परोढ़ा हो गई। तो यह परकीया जो है यह 2 भेद हो गई। लेकिन इन दोनों का जिससे प्रेम करेंगे उससे शादी नहीं हुआ रहेगा, सिर्फ प्रेम ही तक रहेगा। अगर शादी जैसे ही हो जाती है वह स्वकीय में आ जाती है। इसीलिए विज्ञान शाकुंतलम में जब शकुंतला का पूछा जाता है तो हुआ था कि विवाह से पहले, दुष्यंत के विवाह से पहले वह परकीया रहती है, लेकिन विवाह के उपरांत वह स्वकीय हो जाती है। विवाह के उपरांत वह स्वकीय हो जाती है और मध्या नायिका है शकुंतला, है ना, स्वकीय और मध्या। लेकिन विवाह के पूर्व में वह कन्या और परकीया है, परोढ़ा नहीं, क्योंकि वह तो अविवाहित रहती है। अब सामान्य में हमने कह दिया कि जो वेश्या होती है उसको हम सामान्य नायिका कहते हैं। जैसे कि वसंत सेना आप लोग जानते होंगे, चारुदत्त की जो चारुदत्त से प्रेम करती है मृच्छ कटिकम में, वह वसंत सेना। तो इस प्रकार से मित्रों यहाँ भी हमको 3 भेद प्राप्त हो जाता है, 1 2 3। तो 13 और 3 कितना हो जाएगा मित्रों? 16 भेद हो गए। अब यह 16 भेदों को यह जो है कि अब फिर से इसके भेद अब करते हैं। 16 8 भेद फिर से करते हैं। उन 8 को हम लोग चलिए अच्छा मैं एक बार बस लिख करके दिखला देता हूँ। 16 को दिमाग में रखिएगा, है ना, उसको हम लिख करके दिखा देते हैं। ठीक, ये रहा मित्रों 8 जो हम लोगों ने अभी जो 16 भेद पढ़े थे, है ना, 16 भेद हुए थे। अब यहाँ पर नायिकाओं के अवस्था जो भेद होते हैं उसका यह टोटल 8 भेद दिए हैं।
यह भी मित्रों परीक्षा में पूछता है कि अवस्थाओं के अनुसार नायिकाओं के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं इनकी अवस्था के अनुसार। अब आइए इस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे। पहले इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। 16 भेद वो पहले थे, अब यह 8 हो गए। तो जो 16 भेद हमने पढ़ा था उन सब के एक एक के 8 भेद होते हैं ना, उन एक एक के 8 भेद होते हैं। तो यानी जब एक एक के 8 भेद हो जाएंगे तो 16 गुणते 8 बराबर 128 भेद हो जाएंगे, क्योंकि हर एक के 8 भेद, पहले के, दूसरे के, तीसरे के, तो इस प्रकार से 128 भेद हो गए। इन 128 भेदों के उपरांत सब में अब उत्तम, मध्यम, अधम 3-3 भेद हो जाते हैं ना। 128 में फिर जो है हर के 3-3 भेद हो जाते हैं। क्या? एक उत्तम नायिका, फिर अधम नायिका, और फिर मध्यम नायिका, और फिर अधम नायिका, है ना। इन तीनों से 3-3 भेद हो जाया करते हैं। तो 128 यहाँ कितना हो जाएगा अब आपको? 384। यही विश्वनाथ जी ने, आचार्य विश्वनाथ जी ने अपने साहित्य दर्पण में नायिकाओं के 384 भेद दिए हैं। ठीक है मित्रों, यह परीक्षा में अक्सर करके कहीं से भी अगर आप लोग इस तरह से क्रमशः पढ़े हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके घुमाएगा, उसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। अब यह जो 8 है, इसको भी हम लोग अगर जो लोग समझना चाहते हैं तो इसको भी मैं संक्षिप्त रूप में समझाना चाहता हूँ, समझ लीजिए। स्वाधीन भर्तृका अवस्था के अनुसार, कहने का तात्पर्य उसकी ऐसी अवस्था हो गई है, अवस्था का मतलब उम्र से नहीं लेंगे हम, दीन दशा से लेंगे, है ना। इसका अर्थ ये नहीं कि अवस्था ले लेंगे 10 साल, 20 साल, 50 साल, ये बात नहीं है यहाँ पर। स्वाधीन भर्तृका हम उसको कहेंगे, ऐसी नायिका को स्व अधीन भर्तृका मतलब पति, जिसका पति उसके अंडर में रहता हो उसको हम स्वाधीन भर्तृका कहते हैं, है ना। अर्थात जिसका पति जोरू का गुलाम हो, ऐसी नायिका को हम स्वाधीन भर्तृका कहते हैं। उसका पति उसी के अंडर में रहेगा, कहेगा बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, कहेगा खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो जाएगा। खंडिता, खंडिता ऐसी नायिका को कहते हैं जिसका नायक दूसरे से रति क्रीड़ा करके या मिलने के प्रूफ को, सबूत को, लिए हुए संकेत को अपनी नायिका के पास, इस नायिका के पास चलाता है, तो जब वह नायिका उस पर उन चिन्हों को देखती है जो कि दूसरे से मिल करके आया रहता है, तो वह अपने आप को खंडिता समझती है। ऐसी नायिका को हम खंडिता नायिका कहते हैं। ठीक है। अभिसारिका, अभिसारिका हम उस नायिका को कहते हैं जो कि वह प्रणय प्रेम की याचना करने के कारण या तो वह अपने पति से स्वयं उसके स्थान पर मिलने जाती है या उसको ही अपने यहाँ बुला लेती है। ऐसी नायिका को हम अभिसारिका नायिका कहते हैं। कलहन तारिता, कलहन तारिता नायिका वह होती है जिसका कि नायक प्रेमी प्रणय याचना करता है और इसे वह दुत्कार देती है और फिर बाद में पछताती है। ऐसी नायिका को हम कलहन तारिता कहते हैं। और विप्रलब्धा, विप्रलब्धा नायिका उसको कहते हैं मित्रों जो कि मिलने का समय दिया रहता है नायक उसका कि हम फलनवा जगह पर फलनवा समय में आएंगे, लेकिन किसी कारणवश वह नहीं आ पाता, तो यह अपने आप को अपमानित समझती है और अपमानित समझती है, तो ऐसी नायिका को हम विप्रलब्धा नायिका कहते हैं। अगला है प्रोषित भर्तृका। ठीक है ना, यानी कि जिसका पति परदेश चला गया हो, प्रेषित कर दिया गया हो, है ना, जिसका पति प्रेषित कर दिया गया हो, ऐसी नायिका को हम प्रोषित भर्तृका नायिका कहते हैं। ठीक। अब अगला है वासक सज्जा। वासक सज्जा, वासक सज्जा जिसका नायक प्रेमी मिलने के लिए आना रहता है कि वह 1 घंटे 2 घंटे दोपहर तक आएगा, तो उस नायिका को उसकी सखियां आदि सजाती रहती हैं, उस नायिका को हम वासक सज्जा कहते हैं, सजती रहती हैं। और विरहोत्कंठिता, विरहोत्कंठिता हम उस नायिका को कहते हैं जो नायिका और नायक दोनों मिलना तो चाहते हैं लेकिन दैवश मिल नहीं पाते हैं, ऐसी नायिका को हम विरहोत्कंठिता कहेंगे। जैसे कि यक्ष और जो है कि यक्षणी होते हैं, दोनों मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते, वहाँ पर यक्षणी विरहोत्कंठिता नायिका, उसकी जो अवस्था होती है वो विरहोत्कंठिता नायिका की होती है।
तो इस प्रकार से मित्रों यह नायिकाओं के 384 भेद हुए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के सब समझ में आ गया होगा और परीक्षा में इससे पूछे गए प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। ठीक है मित्रों, तो अब नमो नमः।